हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारतीय इतिहास चल रहा था, आधुनिक भारत इतिहास। 2 वीडियो कंप्लीट हुए थे, तीसरा वीडियो आज है जिसमें हम गवर्नर जनरल के बारे में और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल साथ में वायसराय 3 पद हैं। इनके भी कुछ मायने होंगे। ठीक है, इनके नाम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उसी हिसाब से इनकी पदवी भी बढ़ रही, मतलब इनके काम भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, फिर वायसराय मतलब क्या है? महारानी के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में ये मौजूद थे। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बोलते हैं इनको। ठीक है, ये कब आते हैं? वायसराय 1858 के से आते हैं। ठीक है, 1858 के अधिनियम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बंगाल के गवर्नर हैं। तो गवर्नर मतलब बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इनको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो है कंपनी के अधीन और दूसरा है ब्रिटिश शासन के अधीन। ब्रिटिश शासन या फिर ताज के अधीन। ठीक है, चलिए तो पहला है बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर हुआ रॉबर्ट क्लाइव। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1757 से 60 तक। उसके बाद फिर आता है 1765 में। उसके बाद रहता है 1767 तक। मतलब 1757 से 60 तक ये रहता है। उसके बाद 1765 से 67 तक रहता है। ये बंगाल के गवर्नर के रूप में ही रहता है। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? बंगाल में। द्वैध शासन हमने कल वाले वीडियो में क्या बताया था? 2 लोगों के बारे में बताया था, राजा सिताब राय और मोहम्मद रज़ा खान के बारे में। ठीक है, तो ये द्वैध शासन के 2 वो हैं उदाहरण के रूप में। सीधा सा कहा जाए तो राजस्व वसूली का काम कौन देख रहा है? क्लाइव। और शासन प्रशासन का काम कौन देखता है? जो वहाँ पे नवाब के रूप में बैठा हुआ एक आदमी है, वो देखता बाकी सारे काम। तो राजस्व वसूली का काम जो कर रहा, पैसा उसके पास रहेगा। राजा के पास क्या रहेगा? राजा सिर्फ उत्तरदायी होगा हर चीज़ के लिए। कुछ भी होता है तो उसका उत्तरदायी कौन है? नवाब है वहाँ का। ठीक है, चलिए यही है द्वैध शासन। ठीक, तो हमने बताया क्या कि एक तो राजस्व वसूलने का, दूसरा सैनिक संरक्षण और विदेशी मामला। अब देखिए जो द्वैध शासन था इसमें 3 चीज़ें जो थीं, उसमें एक राजस्व वाला मामला है, दूसरा सैनिक वाला मामला है और तीसरा है आपका विदेशी मामला। इन तीनों मामलों को देख रहे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, दूसरी चीज़, शासन की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है वहाँ पे? शासन की जिम्मेदारी देख रहा है नवाब। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाब के पास क्या है। ठीक है ना। चलिए अब ये चीज़ आपको पता हो गई, तो एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए। हमने कल एक चीज़ और बताया था कि शाह आलम द्वितीय जो था उसके साथ एक संधि हुई थी। संधि का नाम था शाह आलम द्वितीय। संधि थी इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उसी के तहत वहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो हुई थी कब? 1765 में।
और ध्यान ये भी रखना कि इलाहाबाद की संधि दो हुई है, एक तो हुई है शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी हुई है किसके साथ, शुजाउद दौला के साथ, जो कि अवध का नवाब था। ठीक, तो दूसरी जो संधि हुई उसी के तहत क्या किया गया है कि ये सब इनका संरक्षण लिया गया, कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। ठीक, चलिए रॉबर्ट क्लाइव है, इसने क्या किया है, हमने कल बताया था मोहम्मद रज़ा खान और राजा सिताब राय के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्लाइव के कुछ काम रहे हैं, वो काम कौन से रहे हैं ये ध्यान रखना है। क्लाइव के काम रहे हैं, सैनिक असैनिक सुधार किया इसने, पहली चीज़। दूसरा, उपहार लेना बंद किया, निजी व्यापार भी बंद किया गया। ठीक है, तीसरी चीज़, आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया गया। आंतरिक कर मतलब आंतरिक व्यापार होता है, एक बाह्य व्यापार होता है। जो आंतरिक व्यापार हो रहा है उसके लिए भी कर अनिवार्य कर दिया गया था, किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा। ठीक, दूसरा है, उसके आगे है कि दोहरा भत्ता। दोहरा भत्ता किसको किसको मिल रहा है, बंगाल बिहार में जो रह रहे हैं उनको तो दिया ही जा रहा है, और जो इनकी सीमा से बाहर रहने वाले थे सैनिक उनको भी दिया जाने लगा था। ठीक है, और ये लागू हुआ था 1766 से, 1766 से। दोहरा भत्ता किसको किसको मिल रहा, बंगाल बिहार में जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, बंगाल बिहार में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं, जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर काम कर रहे हैं, बाहर लड़ाई कर रहे हैं या बाहर सुरक्षा दे रहे हैं, उन सैनिकों को दोहरा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया 1766 में। ठीक है, इसका कार्यकाल के बारे में हमने बताया 1757 से 60 और 65 से 67 तक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में हुई। फिर आगे देखें, फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ी जानकारी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है, इनका पहले कार्यकाल याद रखना है कि 1773 से 1785 तक रहा है। कार्यकाल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था। ठीक है, अब देखिए 1773 में एक घटना हुई थी, आपको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, पहले बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में 3 गवर्नर होते थे। ठीक है, अब क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं बम्बई और मद्रास वाले, इनको क्या किया गया कि बोल दिया गया भाई आप लोग अब उत्तरदायी हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के प्रति। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना इस समय 1773 से 73 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनता है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज़, जो क्लाइव ने द्वैध शासन पद्धति शुरू की थी 1765-66 में, उसकी समाप्ति हो गई किसके टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, वो भी 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश के अनुसार। स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि क्लाइव के द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन पद्धति को 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश के अनुसार समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय कोषागार का स्थानांतरण किया है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। तो ये कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद पहले था, वो कोलकाता ले आया। ठीक है, तो राजकीय कोषागार को स्थानांतरित करने के लिए भी जिम्मेदार है, इसका श्रेय जाता है इसको कि मुर्शिदाबाद से कोलकाता को राजकीय कोषागार को स्थानांतरित किया। फिर राजस्व सुधार के लिए इसने कुछ काम किए, क्या किया कि परीक्षण और अशुद्धि का नियम अपनाया इसने। परीक्षण या पैमाइश मतलब ज़मीनें कैसी हैं, ज़मीनों की उपजाऊपन कैसा है, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरीके से ज़मीनों की एक पैमाइश कराई। उसके बाद राजस्व वसूली का काम सौंपा गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगली चीज़ है कि बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था हुई। तो ध्यान ये रखना है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट
सरकार की व्यवस्था की गई थी। कॉलेजिस्ट सरकार का मतलब है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते थे। कौन कौन है? कॉलेजिस्ट सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, और अध्यक्ष जो होता था वही होता था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसी को अध्यक्ष चुना गया था इस कॉलेजिस्ट सरकार में एक अध्यक्ष के रूप में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अगली चीज़ है कि जन प्रशासन की नींव किसने रखी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि जो जन प्रशासन की नींव रखी गई, लोक प्रशासन या जन प्रशासन, जो आज डीएम कलेक्टर बनते हैं, क्या बोलते हैं उनको? IAS। पहले ये IAS नहीं ICS हुआ करती थी। ठीक है। तो ये वाली व्यवस्था किसने की थी? जन प्रशासन की नींव रखी थी किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन इसके ऊपर का जो, जैसे एक तो नींव खोदी गई, उसके ऊपर दीवार खड़ी करनी है, तो वो काम किया था कॉर्नवालिस। ठीक है। तो कॉर्नवालिस के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो देखते हैं। तो जन प्रशासन की नींव रखता है वॉरेन हेस्टिंग्स, और ऊपर की संरचना तैयार करता है कॉर्नवालिस। ठीक है। इसी समय वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, जो कि 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि भारत में स्थापित पहली राजनैतिक संस्था या राजनैतिक संगठन माना जाता है। ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन था एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में। अगली चीज़, इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी, या फिर घेरे की नीति बोलते हैं इसको। ठीक है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति अपनाई किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये था क्या इसमें? इसमें था कि अपने सीमा को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इसने ये वाली नीति अपनाई थी। ठीक है। सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए इसने क्या किया था? ये घेरे वाली नीति अपनाई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि अन्यायपूर्ण निरंकुश कार्यों के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ता है किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स रिटायर होता 1785 में। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अन्यायपूर्ण निरंकुश काम किया है कि नहीं किया है वो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसने निरंकुश कुछ अन्यायपूर्ण काम किए थे, जिसके लिए इस पर महाभियोग चलाया गया। कहाँ पे? ब्रिटेन में। वो कब चलाया गया? 88 से 95 तक, 1788 से 95 के बीच में इस पे महाभियोग चलाया जाता है। और श्रेणीबद्ध, ठीक है, श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये भी ध्यान रखना है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जितने काम किए हैं वो सब आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की थी, और इसी को सुदृढ़ करने का काम किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है। मतलब काम किया किसी और ने, फीता किसी और ने काटा है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कौन है भाई? कॉर्नवालिस जो हैं, आपको पता होगा कि कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका से हटे हैं, तो ये इनको भारत पे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। ठीक है। कॉर्नवालिस को देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है भाई। इनको बहुत सारे सुधार किए इन्होंने। ठीक है। जिसको याद किया जाता आज भी। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं। कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहे हैं, और इनकी मृत्यु, ये फिर दोबारा भी आते हैं यहाँ पे भारत में, दोबारा भी आते हैं। 1786 से 93 तक रहे एक बार, दूसरी बार वो 1805 में आते हैं। वो टाइम है 30 जुलाई से 5 अक्टूबर तक। इसी बीच में इनकी भारत में मृत्यु हो जाती। तो ये भी ध्यान रखना कि भारत में
मृत्यु हुई है इनकी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, एक फैक्ट भी है ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या काम किया भाई, इन्होंने काम जो किया वो ये था कि न्यायिक सुधार का काम किया इन्होंने, फौजदारी कानून सुधारा इन्होंने, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार, बहुत सारे सुधार इन्होंने किए थे। न्यायिक, फौजदारी कानून, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधार, इन्होंने ये सारे काम किए थे। और दूसरी चीज़, इन्होंने 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय का गठन भी किया था। इसमें से 3 थे बंगाल में और 1 बिहार में स्थापित हुआ। 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें से 3 बंगाल में और 1 बिहार में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, यूरोपीय व्यक्ति। अध्यक्षता कौन कर रहा है, यूरोपीय व्यक्ति। लेकिन भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से ये अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो भारतीय काजी या तथा मुफ्ती के सहयोग से क्या कर रहा है, अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है कि कानून की विशिष्टता का नियम इन्होंने अपनाया। कार्नवालिस संहिता के नाम से प्रसिद्ध है इनके कुछ नियम कानून, तो वो चीज़ें में ध्यान रखने। तो कानून की विशेषता का भी नियम इन्होंने अपनाया। अब देखिए कार्नवालिस संहिता के अभी बारे में बात की थी हमने, तो कार्नवालिस संहिता क्या है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। कार्नवालिस जो संहिता थी वो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। यह जो है कर और न्याय प्रशासन को अलग अलग कर दिया। मतलब राजस्व का काम कोई और देख रहा है, प्रशासन वाला काम कोई और देख रहा है इन्हीं के टाइम पे, किसके, कार्नवालिस के समय में, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया, कलेक्टर के पास केवल कर की शक्तियाँ रह गई थी। कलेक्टर जो होता है आज के टाइम में डीएम, इसके पास उस समय सिर्फ कर वाली शक्तियाँ रह गई, मतलब राजस्व वाली शक्तियाँ रह गई थी, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। सिविल सेवा का प्रारंभ किया इन्होंने, जो आज आईएएस की परीक्षा होती है। इनकी मृत्यु होती है 1805 में 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, भारत में ही मरते हैं और गाज़ीपुर में इनकी मृत्यु होती है। गाज़ीपुर में मृत्यु होती है और इनका जो कब्र है वो गाज़ीपुर में ही है। गाज़ीपुर आप जानते होंगे, गाज़ीपुर कहाँ, गाज़ीपुर बलिया बनारस, ठीक है ना, पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है एक गाज़ीपुर इस समय, ठीक है। इन्होंने दासों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया था। इनके लिए भी इनको जाना जाता है कि दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, वो भी कब, 1789 में। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, दासों के व्यापार पर प्रतिबंध 1789 में लगाया गया था, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। अब आगे हैं, एक हैं सर जॉन शोर। कौन है, सर जॉन शोर हैं। ये 1793 से 98 तक रहे हैं, ठीक है ना। इनका कोई विशेष काम नहीं रहा है, इन्होंने सिर्फ एक काम किया कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम। तो सर जॉन शोर ने क्या किया था, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इन्होंने, किसने, जॉन शोर ने, जो कि 1793 से 98 तक रहे हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ये रहे हैं 1798 से 1805 तक, ठीक है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इस्तेमारी ज़मींदारी व्यवस्था के बारे में नहीं बात की है, तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड वेलेजली हैं, 1798 से 1805 तक रहा है। आपको याद है कि 1805 में जुलाई से अक्टूबर के बीच में कौन आ गया था, कॉर्नवालिस फिर से आया और यहीं पे इसकी मृत्यु हुई 5 अक्टूबर को, और गाजीपुर में इसको दफना दिया गया, वहीं पे इसकी कब्र बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो 1798 से 1805 तक रहे लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने बसीन की संधि की थी। वेलेजली के समय में ही बसीन की संधि हुई है 1802 में, ठीक है। ये किसके किसके बीच हुई, ये भी ध्यान रखना है। तो बाजीराव सेकंड है और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ। बाजीराव सेकंड और अंग्रेज़ों के मध्य में
क्या हुई? बसीन की संधि हुई, जो कि 1802 में हो गई थी। ठीक, इनकी एक नीति रही है। कौन सी नीति है? नाम है उसका सहायक संधि वाली नीति। तो सहायक संधि वाली नीति बेलेजली ने स्टार्ट की है, लेकिन ध्यान एक चीज ये रखना है कि भारत में सहायक संधि सबसे पहले शुरू किसने की थी? तो ध्यान ये होना चाहिए कि ये काम किया था डुप्ले ने सबसे पहले। ठीक है, और डुप्ले की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो राज्य रहा है वो रहा है अवध। ठीक है ना? तो डुप्ले वाली जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य रहा है अवध। लेकिन यहाँ पे हम बेलेजली के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डुप्ले ने सबसे पहले स्टार्ट की थी। लेकिन अगर उस समय आ जाए प्रश्न में कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार या पहला राज्य कौन था, तो उसके बारे में प्रश्न दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेलेजली की जो सहायक संधि होती है उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन? बाजीराव सेकंड। ठीक है, इसने क्या किया? 26 लाख की आय वाले क्षेत्र को इसी संधि के तहत, बसीन की संधि के तहत दे दिया। किसको? बेलेजली को। इसने भी सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति अपनाई थी। किसकी? वॉरेन हेस्टिंग्स वाली। याद कीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति अपनाई थी, वही नीति बेलेजली ने भी अपनाई है। इसने सहायक संधि प्रणाली का जो प्रयोग किया था इसमें, लेकिन आविष्कारक हम देखिए इसमें दिया भी गया है कि डुप्ले था आविष्कारक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और डुप्ले की जो सहायक संधि थी ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया नोट के रूप में कि 1765 में सबसे पहले अवध ने स्वीकार किया था डुप्ले की सहायक संधि को, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करता है बेलेजली। तो इसमें कुछ सहायक संधियां हुई जिसको स्वीकार करने वाले राज्य रहे हैं, तो उन राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो बेलेजली की सहायक संधि जो रही उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य रहा है हैदराबाद, निजाम 1798। फिर मैसूर है 99 में मैसूर नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, अडयार वंश का शासक उत्तराधिकारी शासन पर बैठता है। ठीक है, तो वो अब कठपुतली टाइप का है। ठीक है, लेकिन है तो मैसूर का ही नवाब। ठीक है, तो मैसूर 1799 में ही तंजौर ने भी किया, फिर अवध किया 1801, फिर पेशवा 1802, बसीन की संधि याद है, बरार के भोसले भी आए इसमें, फिर सिंधिया आए 1804 में, फिर जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सब क्रम से हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आप कहेंगे कि झांसी के बारे में नहीं आप बताए, तो झांसी अभी तो स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल बेलेजली का रहा भी नहीं है। ठीक है, 1853 में ऐसा होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी झांसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बहरहाल बाद में करेगा, अभी नहीं। ठीक है, तो ये क्रम से याद रखना है क्योंकि ये क्रम से पूछा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कौन है? देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या है कि इंदौर के होलकर रहे हैं, इंदौर के होलकर रहे हैं। अगर आप वहाँ गए हो तो वहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है राजबाड़ा। तो वहाँ राजबाड़ा में आज भी होलकर की मूर्ति लगी हुई है और उनकी हवेली आज भी वहाँ पे है। ठीक है, तो इंदौर के होलकर हैं और इंदौर का हर एक चीज़, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की एयरपोर्ट, ये जो कुछ भी आप वहाँ देखेंगे ये सब होलकर के नाम से ही है। जैसे अहिल्याबाई बाई होलकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, अहिल्याबाई होलकर, वहाँ का एयरपोर्ट भी है जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदौर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इन्होंने, होलकर जो इंदौर के थे, इन्होंने कभी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। होलकर ने कभी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि, चलिए आगे देखते हैं। बहरहाल अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं 1828 से 1835।
विलियम बेंटिक हैं। इनके बीच में बहुत सारे आते हैं, उनके काम कुछ विशेष नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई ज़्यादा जिक्र भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी सुविधा के लिए हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो विलियम ये बेलेजली रहे, बेलेजली जाते हैं कब? 1805 में इनका काम खत्म। अब इनका काम खत्म हो गया। इनको कहते थे, बेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता था, बंगाल का शेर कहते थे इसको, ठीक है, इसको बेलेजली को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के पास बाद 1805 में कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू होता, तो वो 1805 में इनकी मृत्यु होती है। फिर अब देखिए क्या है कि हैं एक मेजर बार्लो, क्या नाम है? मेजर जॉर्ज, जॉर्ज बार्लो नाम है इनका। तो जॉर्ज बार्लो जो हैं ये रहते हैं 1805 से 1807 के बीच में। इनको बारे में कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, बार्लो हैं तो बार्लो से याद रखना कि बेल्लोर का विद्रोह इसी के समय पे हुआ था, ठीक है। बार्लो के समय पे बेल्लोर का विद्रोह हुआ था, जो कि एक सिपाही विद्रोह था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही काम मेजर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, वो भी कौन सा? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। वो भी कब हुआ था बेल्लोर का विद्रोह? 1806 में। किसके समय पे? बार्लो के समय पे। चलिए अगला देखें। आगे हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम, नाम इनके बहुत भारी भरकम है, लेकिन हमें भी लेना पड़ता है नाम इनका, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम है, इसका कार्यकाल है 1807 से लेके 1813 तक, ठीक है। मिंटो प्रथम कौन है? मिंटो प्रथम जो है ये 1807 से 1813 के बीच में गवर्नर जनरल है बंगाल का। इसके बारे में एक चीज़ ये है कि रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि हुई थी, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह थे, और कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज कौन? यही मिंटो। इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। नाम क्या था उसका? नाम है अमृतसर की संधि, याद होगा। अमृतसर की संधि हो रही है, ये कब हो रही है? 1809 में अमृतसर की संधि हुई है, इसके लिए जाना जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं इसका काम। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अमृतसर की जो संधि हुई है उसमें मध्यस्थता निभाई थी चार्ल्स मेटकाफ ने। चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था? इसमें मध्यस्थता की थी, ठीक है। फिर ये भी ध्यान रखना कि भाई 1813 तक रहता है मिंटो प्रथम, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि 1813 का चार्टर एक्ट भी आता है, इसी समय भी तब आ जाएगा, ठीक है। चार्टर एक्ट भी यहीं आता है। ये चार्टर एक्ट के बारे में आप पॉलिटी वाले लेक्चर में पढ़े होंगे, तो उसको ध्यान से देख लें, क्योंकि चार्टर के बारे में ज़रूर कुछ प्रश्न आते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। उसके बाद कौन है भाई? मिंटो प्रथम गए कब? 1807 से 13 के बीच में रहे हैं। 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की है, वो किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ, ठीक है। मध्यस्थता निभाई चार्ल्स मेटकाफ ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में क्या है, ये आप पढ़े होंगे पॉलिटी वाले में। हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, इसी के समय पे हुआ था। किसके समय पे? लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे। अब ये तीसरा मराठा युद्ध के बारे में हमने एक चीज़ और बताई थी। क्या बताई थी? कि पिंडारियों का दमन करना था, ठीक है। इसलिए इसने तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध को निमंत्रण दिया। पिंडारियों का दमन करने के लिए जाना जाता है कौन? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, तो उसमें संधि भी होगी। संधि का नाम है सगोली की संधि। सगोली की संधि हो रही है, कब हो रही है? 1814 और 16। तो 1814 से 16 में क्या चल रहा है? तीसरा आंग्ल, अच्छा नहीं, इसमें 1814-16 के बीच में
एंग्लो नेपाल का युद्ध हो रहा है, एंग्लो नेपाल वाला युद्ध हुआ, और इसी में संधि होती है सगोली की संधि। ठीक है, वो कब हो रही है? 1816 में सगोली की संधि हो रही है इनके दोनों के बीच में, और इसी के साथ नेपाल युद्ध का अंत भी हो रहा है। हमने बताया पिंडारियों का दमन हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ इसमें। तो पिंडारी में जो थे उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, जैसा कि वीर मूवी आप देखे होंगे अगर, तो उसमें थोड़ा बहुत बताया गया है, लगभग सेम सेम दिख रहा है उसमें। अब मूवी है तो गाना वाना चलता रहता है, ठीक है, अब पूरी तरह नहीं मान लेना कि वही वही सब कुछ था। तो पिंडारियों का दमन था, उसमें प्रमुख नेता थे, नाम क्या था पिंडारियों के प्रमुख नेताओं का? वासिल अहमद थे, वासिल अहमद। दूसरे चित्तू और करीम खान, करीम खान, ठीक है, ये तीन नेता प्रमुख थे पिंडारियों के। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आगे देखते हैं, अब कब से कब तक का है ये? 1813 से 1823 तक है। सबसे लंबा कार्यकाल है मेरे ख्याल से लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम का नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स का सबसे लंबा कार्यकाल, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल है, अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है। ठीक, तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ही क्या हुआ है? टेनेंसी एक्ट लाया गया है। टेनेंसी एक्ट, या फिर इसको बोलते काश्तकारी अधिनियम। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेनेंसी एक्ट था क्या। तो टेनेंसी एक्ट या फिर उसको काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं, जो कि किसके टाइम पे लाया गया है? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। दो हेस्टिंग है, एक वॉरेन हेस्टिंग है और दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, इन दोनों के बारे में भूलना नहीं है। अगला आता है एमहर्स्ट है एक, एम हर्स्ट, ये कौन है? ये भी है उन्हीं में से एक। इसका कार्यकाल है 1823 से लेकर 28 के बीच में। ठीक है, 1823 से लेके किसका? एमहर्स्ट का कार्यकाल है 1823 से 28 तक है इसका कार्यकाल। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या है कि पहला बर्मा के साथ युद्ध लड़ा गया इसी के समय पे। ठीक है, वो भी कब? 1823 से 28 तक है। तो 1824 से 26 के बीच में पहला बर्मा युद्ध हुआ, किसके समय पे? एमहर्स्ट के समय पे। फिर यही युद्ध हुआ है, इसी में संधि होती है, कौन सी संधि? यांडबू की संधि। यांडबू याद होगा, यांडबू की संधि होती है 1826 में। ठीक है ना, यांडबू की संधि कब होती है? 1826 में। ये चीज़ याद हो गई आपको। अगली चीज़ है कि 1824 में एक विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह रहता है। सैनिक विद्रोह है 1824 का, 1824 का टाइम पीरियड है, तो याद है कौन होगा? एमहर्स्ट होगा। तो एमहर्स्ट के समय में एक सैनिक विद्रोह होता है, नाम है उसका बैरकपुर का, बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर कहाँ है ये आप कमेंट में हमें बताएंगे कि बैरकपुर कहाँ पे है, या उस समय कहाँ था, या इस समय कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गवर्नर जनरल है एक, क्या नाम है इसका? विलियम बेंटिक। अभी आप आगे पढ़ेंगे, भारत का गवर्नर जनरल बनेगा यही। ठीक है, तो 1828 से 1835 तक का कार्यकाल है। इसने क्या किया था? कुछ इसने अच्छे काम किए थे। काम क्या था इसका? सती प्रथा को समाप्त किया 1829 में। इसने इसलिए नहीं समाप्त किया कि इसको भारतीयों के प्रति प्रेम था, लगाव था, ऐसा कुछ नहीं था इसको। इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि याद हो तो अब क्या है कि ये लोग व्यापारी तो है, दूसरी चीज़ ये है कि अब उद्योगपति भी बने हैं। अब इनके माल जो है, बना हुआ माल भारत आ रहा है, तो सती प्रथा को अगर रोकेंगे तो क्या फ़ायदा होगा इनको? ये जो मर रही हैं, मतलब औरतें जो जल रही हैं उसमें जाके चिता में बैठ के, वो लोग बचेंगी तो वो भी कपड़े पहनेंगे, तो इनके कपड़े का जो व्यापार होगा वो भारत में बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए इसने ऐसा किया। बहरहाल एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा किसी को बताना नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों किया इसने।
कि भारतीयों के प्रति लगाव था या फिर कोई और वजह थी इसकी। तो वजह यही थी कि बिजनेस अपना बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये वाली प्रथा को रोका, क्योंकि इससे इनको लगा कि नहीं, इससे तो नुकसान हो रहा हमारा अब। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, बालिका शिशु विवाह पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने। बालिका शिशु विवाह पर प्रतिबंध लगाया। इसमें क्या है कि हो सकता है कि भारतीयों पर थोड़ा सा लगाव हो इनका। ठीक है ना। चलिए आगे, ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा को समाप्त कर रहा है कर्नल स्लीमैन है। आगे जब पढ़ेंगे आप तो ये स्लीमैन ही है जिनकी रिपोर्ट के आधार पे अवध का विलय किया गया था। ठीक है, स्लीमैन यही हैं, ध्यान रखना इनका। तो ठगी प्रथा का अंत कर रहे हैं, वो भी किसके सहयोग से, कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। अगली चीज है कि तटस्थता की नीति अपनाया इसने। ठीक है, किसने अपनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल है भारत में। ठीक है, तो तटस्थता की नीति अपनाता है, वो भी किसके अनुसार, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा पर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा थी कि आप तटस्थता की नीति अपनाएं, तो इन्होंने अपनाई थी। फिर भी क्या हुआ, तटस्थता का नीति का मतलब था कि अब हम किसी भी राज्य का विलय नहीं करेंगे, किसी भी राज्य से संधि नहीं करेंगे, किसी भी राज्य का में कोई फालतू काम नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे जो हमें करना है। ठीक, लेकिन फिर भी इसने क्या किया है कि मैसूर को किसमें, 31 में, 34 में कुर्ग एवं कछार को क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया था इसने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तटस्थता की नीति तो अपना रहा कर ये विलियम बेंटिक, लेकिन उसके अलावा भी इसने 31 में मैसूर को और 34 में कुर्ग व कछार को अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो इसकी तटस्थता की नीति जो थी वो कहीं ना कहीं फेल होती दिखी है। ठीक है, अगली चीज़ है, तो ध्यान रखना, ये ऐसे स्टेटमेंट भी आ सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी तटस्थता की नीति को बनाए रखा। तो बनाए कहाँ रखा, मैसूर को तो हड़प लिया ना इसने, मैसूर कुर्ग कछार को हड़पा है ना इसने, तो कहाँ अपनाया इसने, कहाँ बनाए रखा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, सामाजिक प्रशासनिक सुधारों के कारण प्रसिद्ध रहा है ये। सामाजिक प्रशासनिक सुधारों के कारण प्रसिद्ध रहा है। हमने बताया सती प्रथा का अंत कर रहा, बाल विवाह, बाल का शिशु विवाह पर प्रतिबंध लगा रहा, ठगी प्रथा समाप्त किया। तो ये सब सामाजिक प्रशासनिक सुधार रहे हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब 1833 का चार्टर एक्ट आता है। आपको पता है कि 1813 में भी आया था चार्टर एक्ट, इससे पहले 1793 में भी रहा है चार्टर एक्ट। ठीक है, 1773 का नहीं रहा, ये ध्यान रखना। तो चार्टर एक्ट की खासियत थी कि हर 20 साल में रिन्यू हो रहा था, 93, 13, 33, 53। ठीक है, इस तरीके से रहा है। ठीक, तो 1813 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता, भाई ठीक है, आप एक काम करो, चाय और चीन के साथ व्यापार आप करते रहिए, चीन के साथ व्यापार करते रहिए, इस पे आपका एक अधिकार रहेगा। 1813 में ये बोला गया, बाकी हर चीज़ पे सबका अधिकार है, सब लोग कर सकते हैं अपना काम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1833 जब आता है, इसमें इससे बोल दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, अब चाय और चीन के साथ, चीन पर भी तुम्हारा एक अधिकार खत्म, एक अधिकार समाप्त। ठीक है, क्योंकि अब सब लोग बोरा बिस्तर लेके अपना आ रहे हैं, उनको भी काम करना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखिए 1833 का चार्टर एक्ट आता है, क्यों है कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। अब क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो हुआ भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चलिए, एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है, हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें आपको बताएंगे ज़रूर कि अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अकबर जो था ये भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना कि मराठा जो पेशवा लोग थे उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है,
विलियम बेंटिक। चलिए अगला कौन भाई, अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है? ये है, इसके बारे में हमने बता दिया, बहरहाल पहले ही बता दिया था कि 1813 से 1823 तक रहा है। आंग्लो नेपाली युद्ध हुआ है, सुगौली की संधि हो रही है 1816 में। ठीक है, ये सब हमने बता दिया, इसके बाद ज़्यादा नहीं बताना आप। ठीक है, फिर आगे क्या है कि विलियम बेंटिक 1828 से 35 के बीच में रहा। तो इसने बहुत सारे काम भी किए हैं, सामाजिक सुधार, सामाजिक प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध भी रहा है। ठगी प्रथा, सती प्रथा, बालिका शिशु विवाह पर प्रतिबंध लगाया इसने, बहुत सारी चीज़ें, इसने बहुत सारे काम किए। साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखना है, मैकाले ने अनुशंसा की थी किससे? विलियम बेंटिक से। मैकाले की अनुशंसा पर विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। मैकाले की अनुशंसा में क्या हुआ कि इसी के समय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है ना। चलिए बहरहाल आगे देख लेते कौन भाई, 1828 से 1835 तक रहे। उसके बाद आते हैं मेटकॉफ। मेटकॉफ कौन है? आप याद करिए, याद क्या करना है कि जो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुई है, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में, उसमें चार्ल्स मेटकॉफ रहा है मध्यस्थ। ठीक है, मध्यस्थता का काम किसने किया था? मेटकॉफ। तो वही चार्ल्स मेटकॉफ है ये, जो कि 1835 से 1836 तक रहा ये। ठीक है, कोई विशेष काम नहीं रहा इसका, लेकिन एक काम के लिए प्रसिद्ध है। इसको बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्या बोलते हैं भाई? भारतीय, भाषा सही नहीं रहा, ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसको। किसको? मेटकॉफ को। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला है ऑकलैंड। ऑकलैंड रहे हैं, एलन बरो रहा है, लॉर्ड हार्डिंग रहा है। ठीक है, ये सब बहुत सारे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान जाते हैं कि ऑकलैंड कौन है भाई। ऑकलैंड जो है, लॉर्ड ऑकलैंड नाम है। ठीक है, लॉर्ड आप आगे ही जोड़ लीजिए अपने तरफ से। 1836 से 1842 तक रहा है ये। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ है? इसके समय में एक काम हुआ था जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो था अफगान युद्ध। अफगान युद्ध हुआ, पहला अफगान युद्ध हुआ था इसके ऑकलैंड के समय में ही हुआ था, और ये चला था 1839 से 1842 तक। और कब से कब तक का था? 36 से 42 तक रहा। तो 39 से 42 तक इसने क्या लड़ाई लड़ी है अफगान की, अफगानों के साथ। ठीक है, फिर दूसरा काम लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था कि जीटी रोड थी, इसकी मरम्मत करवाई थी इसने। उसके अलावा फिर डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी इसने दिलवाई थी। किसको? भारतीय विद्यार्थियों को। ये भी ध्यान रखना। चलिए, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आता है एलन बरो। एलन बरो, बरो नाम है, ब्रो नहीं, बरो है ये। ठीक है, बरो का है कि ये 42 से 44 तक रहा है। इसने भी कुछ काम किए होंगे, छोटा मोटा काम। क्या किया इसने? इसने इसी के समय पे क्या हुआ, 42 से 44 में रहा है, तो इसके समय में अफगान युद्ध जो हुआ वो समाप्त हुआ। शुरू कब हुआ था? ऑकलैंड के समय में, ख़त्म हो रहा है एलन बरो के समय में। ठीक, दूसरी चीज़, सिंध को क्या किया इसने? सिंध को 1843 में अपने साम्राज्य में मिला लिया इसने। ठीक है, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। और सिंध विजय के विषय में नेपियर कहता है क्या, वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। बहरहाल इतना नहीं ध्यान रखना अफगानी तूफान की पूंछ थी कि मुंह था, उससे नहीं मतलब है इतना, लेकिन ध्यान रखना है कि अफगान युद्ध जो हो रहा था पहला, वो समाप्त हो रहा है एलन बरो के समय में। ठीक है, दूसरी चीज़ इसने और एक काम किया था कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया इसने। दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है ना। चलिए, ये भी हो गया। अब हैं लॉर्ड हार्डिंग, याद होगा आपको। एक चीज़ ऑकलैंड के एलन बरो के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि रविवार को जो छुट्टी हो रही है आज के समय में,
इसकी शुरुआत भी इसने ही की थी, वो भी 1843 में एलन बरो ने ही शुरू की थी। ये फैक्ट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए आगे कौन है भाई, अगला है लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम है इसका, हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग नाम है। इसका कार्यकाल है 44 से 48 के बीच में। इसने क्या काम किया है, इसके समय की सबसे मुख्य घटना रही है आंग्ल सिख युद्ध। सिखों के साथ लड़े थे, कब, हार्डिंग के समय में ही, ठीक है। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसी के समय में हुआ था। वो भी कब हुआ है, 45 से 46 के बीच में। 45-46 के बीच में हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कौन सा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है, इसने नर बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी। नर बलि प्रथा पर रोक लगाई किसने, हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने ही लगवाई थी, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लॉर्ड डलहौजी की तरफ। डलहौजी कौन है, इनको, इनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। ये 1848 से 56 तक रहे, पहली बात। दूसरी चीज है, व्यपगत का सिद्धांत इसने अपनाया। व्यपगत का मतलब क्या था कि कोई राजा है, उसका वारिस अगर कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के रूप में अगर उसका कोई वारिस नहीं है, तो क्या करता था, वो उसके राज्य को हड़प लेता था। राज्य हड़प की नीति बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं व्यपगत का सिद्धांत। ध्यान ये भी रखना है कि अगर राजा के कोई पुत्री है, लड़की संतान है, तो वो वारिस नहीं मानी जाती थी, ठीक है। और उसके रहने के बाद भी राज्य को हड़प लिया जाता था, लेकिन अगर पुत्र होता था तो राज्य हड़पा नहीं जाता था। ऐसा इनके नियम कानून में था, लेकिन हड़प लेते थे फिर भी ये लोग, ठीक है। चलिए, तो व्यपगत का सिद्धांत हुआ। अवध का जो अधिग्रहण किया, इसने कुशासन के आधार पर किया, इसी समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ। ये देखिए हमने लिखा था, बताया था पहले, सलीमन की रिपोर्ट पर हुआ था ये सब, ठीक है। इस समय आउटरम था, आउटरम जो रेजिडेंट रखते थे ना ये लोग, सहायक संधि जो हुई थी उसमें रेजिडेंट रखे जाते थे राज्यों में, नवाब के यहाँ, राजा के यहाँ। तो इस समय जब अवध का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो जेम्स आउटरम हुआ करता था ब्रिटिश रेजिडेंट, और सलीमन की रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगाया गया अवध के ऊपर, और उसका अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक। इसमें इस समय जब अवध का अधिग्रहण हो रहा था, तो नवाब थे यहाँ के वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह थे, ठीक है। अभी हम जब पढ़ेंगे तो इसमें एक इनके वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, नाम है उनका बिरजिस कादिर, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। चलिए फिर क्या है कि 13 फरवरी 1856 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, विलय छेद जो व्यपगत सिद्धांत के तहत रहे, उनके बारे में देख लीजिए। देखिए, व्यपगत का सिद्धांत अलग है, सहायक संधि अलग है, ठीक है ना। तो सहायक संधि आपने पढ़ा, सबसे पहले हैदराबाद का निजाम अपनाया था, ठीक है। अब देखिए, व्यपगत के सिद्धांत के शिकार कौन कौन से राज्य हुए थे। तो व्यपगत के सिद्धांत के शिकार हुए हैं, सबसे पहले सतारा 48 में, जैतपुर संभलपुर हुआ 49 में, बघाट आया 50 में, उदयपुर आया 52 में, 53 में आया झांसी, नागपुर 54 और 55 में करौली, करौली में भी नवाब हुआ करते थे। तो 1855 में इसका अधिग्रहण हुआ, और 1856 में आपको हमने बता दिया कि अवध का हुआ है अधिग्रहण, ठीक है। चलिए, एक चीज़ ये है, थोड़ा ध्यान रखना कि नोट के रूप में हमने इसमें लिख दिया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करते थे, उन्होंने करौली के व्यपगत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उन्होंने करौली के व्यपगत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी डलहौजी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, ठीक। इसके टाइम पे क्या क्या काम हुआ है। पहली रेलवे लाइन इसने बनवाई, 1853 बम्बई से थाड़े के बीच प्रारंभ हुआ। नाम क्या था, किसके द्वारा शुरू किए गए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, नाम था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार चालू करवाया था डलहौजी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्तार होता है वो होता है करजन के समय में। करजन कब आता है हम बाद में पढ़ेंगे, 1905 के वाला
टाइम, ठीक है, जब बंगाल विभाजन भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, इसने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इनाम कमीशन क्या था? डलहौजी का जो इनाम कमीशन था, इनाम कमीशन क्या हुआ करता था भाई? इनाम कमीशन था कि इसका उद्देश्य था जो भूमिकर रहित जागीर हैं, भूमिकर रहित जो जागीर लोग हैं उनका पता करो और उनसे उन्हें छीनना था, ठीक है। अगर ये बात कोई बता देता था तो उस व्यक्ति को इनाम दिया जाता था। ये शुरू कब हुआ है? 1852 में शुरू किया था इसने। इनाम कमीशन क्या था कि आप पता करिए कि कोई कर रहित अगर जागीर है तो उसको हड़प लिया जाएगा और उसके एवज में आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो इनाम कमीशन यही था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसमें देखिए ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि आपको पता है 1857 के स्वतंत्रता क्रांति होती है और स्वतंत्रता क्रांति के बाद बहुत सारे नियम कानून में बदलाव लाए जाते हैं, डबकत सिद्धांत को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो अंतिम प्रमुख विस्तार किया है डलहौजी ने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन भी किया है डलहौजी ने। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में, इसी के समय में, वो भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ये अच्छा, हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है और समय में ये पारित जब होता है तो उस समय लॉर्ड कैनिंग हो जाता है भारत का क्या भारत का गवर्नर जनरल, हाँ, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होता है, लेकिन ये इसी के समय में लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा D.K. कर्वे हैं। D.K. कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि हम यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बता रहे थे, तो इसी के साथ साथ हमने D.K. कर्वे या ढोंडो केशव कर्वे के बारे में भी बता दिए कि 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है। अब देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया है, जिसके तहत कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई है और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश साहित्याज के अंतर्गत चला गया है। तो कैनिंग का समय था ये, ठीक है, ध्यान रखना है। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय बना। आपको याद है कि 1858 को जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसके तहत भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है, जो कि महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है, और ये पहला व्यक्ति होता है कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, आगे भी देख लेते हैं क्या है। अब कैनिंग की बात हो गई। ये कैनिंग जो है कब से कब तक है ये ध्यान रखना है। तो 1856 में आता है और 62 तक रहता भाई, ठीक है ना। 1856 से 1862 तक ये रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अभी क्या है, 1856 से 62 तक ये हो गया। अब अगला है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम इसमें नहीं बताए हैं और वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगे, इसलिए हम इसमें इनका जिक्र भी नहीं किए हैं। तो ध्यान रखना, एक है लॉर्ड एल्गिन, नाम है इसका, लॉर्ड एल्गिन, एल्मिन नहीं एल्गिन नाम है, ठीक है। ये है 62 से 63 तक, 1 साल 6 महीने के लिए हैं ये लोग, तो इनके बारे में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो 62 से 63 के बीच में रहा है। ध्यान रखना कि इसके समय में वहाबी आंदोलन हुआ था। वहाबी आंदोलन कब हुआ है? लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था, ठीक है। तो 1800, और एक चीज़ ये भी कि एल्गिन भी भारत में ही मरा था। कहाँ मरा है? धर्मशाला में। तो 2 लोग अभी तक मर गए भारत में, कौन कौन? एक तो आपके मर गए हैं, कौन नाम था उनका, नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग गाजीपुर में, और दूसरा मर गया एल्गिन धर्मशाला में, ठीक है। फिर आता है लॉर्ड लॉरेंस। अब क्यों मरा था ये नहीं हमें पता है, बस इतना हमें पता है कि मर गया था, ठीक है। अब आता है लॉरेंस। लॉरेंस है, नाम ही लॉरेंस है इसका,
तो ये भी देख लेते क्यों आया भाई, क्या किया इसने, 64 से 69 तक रहा है ये, 1864 से 69 तक रहा है। तो इसने भी कुछ काम किए होंगे। इसने क्या किया, इसने भी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप वाली नीति अपनाई किसके लिए, अफगानिस्तान के संबंध में अपनाया था इसने, अफगानों के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसको बोलते हैं शानदार निष्क्रियता, शानदार निष्क्रियता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं, अभी और है, लॉरेंस के समय में अकाल आयोग बनाया जाता है, अकाल आयोग का गठन हुआ है, हेनरी कैंपबेल हैं इसके अध्यक्ष, कैंपबेल नाम है इनका, कैंपबेल नाम है। तो इसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन होता है। और ये पहली जो समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू होती है 1865 में, वो भी किसके समय में शुरू हो रही है, लॉर्ड लॉरेंस के समय में ही शुरू हो रही है, पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो भारत यूरोप के बीच में हुई है। और अकाल आयोग का गठन हो रहा है, नेतृत्व किसका है, कैंपबेल का, और ये भी किसके समय में, लॉरेंस के समय में ही किया गया, ठीक है। एक है लॉर्ड मेयो, इनके बारे में तो भाई पढ़ना जरूरी है थोड़ा बहुत। तो लॉर्ड मेयो जो हैं वो कौन है, लॉर्ड मेयो के समय में एक तो ये ध्यान रखना है कि मेयो कॉलेज की स्थापना हुई है, मेयो कॉलेज बना है, कब बना भाई, 1872 में, किसके समय, लॉर्ड मेयो है, कब से कब तक है, 1869 से 72 तक है लॉर्ड मेयो, ठीक है। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, मेयो कॉलेज, ये है अजमेर, अजमेर का मेयो कॉलेज, ये कई बार प्रश्न में आया भी है कि अजमेर का मेयो कॉलेज कब स्थापित हुआ था, ध्यान रखना 1872 में हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज है, मेयो ने क्या किया, कृषि विभाग की स्थापना भी करवाई, कृषि विभाग का गठन हुआ इस समय, किसके समय, मेयो के समय में। उसके अलावा क्या है कि पहली बार जनगणना हुई, आप सबको याद है 1872 में शुरू हुई है, ये भी लॉर्ड मेयो के समय में हुई है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि मेयो को कहाँ पे मेयो की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी, अफगान कोई था उसने इसकी हत्या कर दी थी 1872 में ही, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते थोड़ा सा। फिर नॉर्थ ब्रुक हैं, लिटन हैं, इनके सब के बारे में। तो एक नॉर्थ ब्रुक है, इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ ब्रुक के समय में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ पड़ा था अकाल, बंगाल में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है, मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में 25 कर मद्रास भेज दिया था, इसने घोषणा की थी कुछ, उसको घोषणा को छोड़ते हैं, ध्यान ये रखना है कि कूका आंदोलन हुआ था नॉर्थ ब्रुक के समय में। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ भाई, पंजाब में, पंजाब में ही हुआ था कूका आंदोलन, है ना। तो कूका आंदोलन भी इसी समय हुआ है। और ध्यान ये भी रखना है कि स्वेज नहर खुल गया था इसी समय में। अब स्वेज नहर खुल गई है, तो स्वेज नहर जब खुल गई है तो क्या होगा, व्यापार भारत और ब्रिटेन के बीच क्या होगा, आसानी हो जाएगी, आवाजाही बहुत बराबर लगी रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम देख लिए थे, वायसराय बन गया था लॉर्ड कैनिंग। आगे देख लेते हैं, 1877 में दिल्ली दरबार लगा, इस समय महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रश्न आता है कभी कभी, फैक्ट के रूप में भी पूछा जाता है। फिर अब देखिए कुछ युद्ध हैं इसमें। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42, गवर्नर जनरल है ऑकलैंड, हमने पहले ही बताया था। दूसरा जब होता है तो 1878 से 80, वायसराय कौन है, लिटन है, पहले गवर्नर जनरल एक था पहले वाले में, दूसरे में लिटन आ गया वायसराय के रूप में, ठीक है। एलन बारो के बारे में हमने बताया, दास प्रथा का उन्मूलन किया इन्होंने, इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए एलन बारो ने सिंध को पूरी तरह मिलाया, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंध में एलन बारो से नॉर्थ ब्रुक तक चलती रही। जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमण्यता की नीति रही है वो आंग्ल अफगान के संबंध में रही है। तो इसमें लॉर्ड एलन बारो तो था ही, इसके साथ साथ यहाँ से लेके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक ये काम जारी रहा है,
कुशल अकर्मण्यता या फिर चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। ठीक है, अब कुशल अकर्मण्यता की नीति क्या थी भाई, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुशल अकर्मण्यता की नीति जो थी उसका मतलब था जॉन लॉरेंस से संबंधित है। ये कुशल अकर्मण्यता की नीति किससे संबंधित, जॉन लॉरेंस से संबंधित है, क्योंकि इसने इसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी थी। जॉन लॉरेंस जो था इसने ही इसकी रूपरेखा को स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, तो कुशल अकर्मण्यता की नीति शुरू करने वाला जॉन लॉरेंस था। ठीक है, चलिए पहली जनगणना बताए। पहली जनगणना अगर आता है प्रश्न तो मेयो रहेगा, ठीक, 72 में। लेकिन पहली सुव्यवस्थित जनगणना की अगर बात हो जाएगी तो लॉर्ड रिपन के काल में होती है 1881 में, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मेयो देखिए, हत्या शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान हुआ। यह पहला गवर्नर जनरल या वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ये थोड़ा सा फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलिए, लिटन है। लॉर्ड लिटन कौन है भाई, ये जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है ये देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, लिटन है, इसने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी। नहीं, कुशल अकर्मण्यता की जगह इसने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। ठीक है, अपने आप को सबसे पहले रखना, अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था इसने। ठीक, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लगाया इसने, ये लॉर्ड लिटन ने 1878 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है, मुंहबंद अधिनियम, विपरीतगामी असंगत अधिनियम, भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग, पग मतलब पैर। ठीक है, तो विपरीतगामी असंगत अधिनियम बोलते हैं, मुंहबंद अधिनियम भी बोलते हैं, भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग भी बोलते हैं। और ये कहा था किसी भारतीय ने नहीं, किसी विदेशी आदमी ने, अर्स्किन पेरी हैं, जो कि विपरीतगामी असंगत अधिनियम बोले। दूसरी चीज, भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग भी बोला, अर्स्किन पेरी नाम था इनका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगली चीज है कि आकाश से वज्रपात अधिनियम, ऐसी कोई बात बोली गई तो वो बोले थे SN बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, नाम यही था, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में आप सुने होंगे। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो क्या था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और भारत यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां जो है वो समान कर दी गई इल्बर्ट बिल के आधार पर। ठीक है, लेकिन रिपन के समय में लॉर्ड इल्बर्ट बिल विवाद आता है तो लॉर्ड रिपन को याद किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड रिपन कौन है भाई, तो लॉर्ड रिपन जो है आपके, इनका कार्यकाल है 1880 से 84 के समय। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी किया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये भारत के वायसराय में सबसे उदार माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया इन्हीं के समय में, जो कि 1881 में आया। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक दिया गया। 7 से 12 साल के जो बच्चे रहेंगे उनके काम को निर्धारित किया गया, काम के घंटों को, और निर्धारित जो समय था वो था 9 घंटे का। ठीक है, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना है, 7 से 12 के बीच में जो है उनको 9 घंटे सिर्फ काम करना है, और महीने में 4 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। ये काम किया था किसने, रिपन ने। उदार इसीलिए कहा जाता है इसको। दूसरी चीज, फिर अब अधिनियम हम पढ़ रहे फैक्ट्री अधिनियम, तो पहला हमने पढ़ लिया तो दूसरा भी याद होना चाहिए। तो दूसरा है 1891 का। इसमें सभी मजदूरों के लिए बोल दिया कि भैया साप्ताहिक छुट्टी सबको मिलेगी, अब टेंशन मत लो कोई। ठीक है ना। अब देखिए, मेयो के समय में स्थानीय शासन का सृजन किया गया था लॉर्ड मेयो के समय में, जिसको वास्तविक बनाया किसने, लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता हमने बताया मेटकॉफ है। रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ये भी आपको पता है। आगे जो है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आता है 1904 में आता है। लॉर्ड कर्जन है उस समय। ठीक है,
ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया, जिसमें क्या बोला गया, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन भी किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। दूसरा आगे है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के शासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से तुलना की थी किसको, करजन। चलिए और देख लेते, दो चार हैं। मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार है तो मिंटो वायसराय रहा है और मार्ले रहा भारत सचिव। ये भारत सचिव का क्या है, भारत सचिव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। 1858 का भारत परिषद अधिनियम, आपने पॉलिटी का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ध्यान होगा। ठीक है ना। चलिए तो क्या हुआ कि इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई 1909 में। ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में था। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से जब दिल्ली का स्थानांतरण हो रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। इसमें पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम और रानी थी इनकी मेरी। इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ इनके समय में 1911 में, और इसी दिन बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया। ये बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध कौन है, लॉर्ड कर्जन प्रसिद्ध है। ठीक है। एक बार प्रश्न आया था, प्रश्न आ चुका है कि लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था। जेम्स एंड्रयूज रैमजे नाम है इसका, याद ध्यान रखना। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय है, थोड़ा सा फैक्ट है, लॉर्ड रीडिंग है। लिटन के समय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।